थोड़ा सा विवाह शादी के प्रकरण पर चर्चा करते हैं। तो विवाह, अब उसके दो सिद्धांत हैं। भाई कोई व्यक्ति आपके पास आया, अब आते तो बहुत कम हैं, और तो वीडियो कॉल कर लेंगे या फोन कर लेंगे। तो जिस समय आप पर फोन आया, नियम तो ये है कि व्यक्ति को जाना चाहिए। ये तो उसके पास जन्म कुंडली नहीं है, तब का विषय है ये। थोड़ा सा विवाह के संबंध में प्रश्न कुंडली पर चर्चा कर रहे हैं हम थोड़े समय के लिए। तो मानो किसी के पास जन्म कुंडली है ही नहीं। अनेकानेक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास, भाई हमारे पास जन्म कुंडली नहीं है, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई ये लड़के का नाम है, वो ये लड़की का नाम है, ये विवाह कैसा रहेगा। तो ये लड़का और लड़की का नाम उनके समझाने के लिए, उनको खुश रखने के लिए नोट कर लो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब आपको उसी समय, जिस समय आपसे प्रश्न किया गया कि ये दोनों का विवाह कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या परेशानियां आएंगी, दो ही बात होती हैं। हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके साथ विवाह। तो उसी समय की, जहां आप बैठे हुए हैं, वहां की तत्काल एक कुंडली बना लीजिए। उसको कहेंगे आप प्रश्न कुंडली, जो उसके प्रश्न का आंसर देगी जो वो पूछ रहा है। नाम के चक्कर में मत पड़िएगा। नाम उनको समझाने के लिए अपने पास नोट कर लो, उसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आप तत्काल अपनी एक प्रश्न कुंडली कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में तत्काल उसी समय की बना लीजिए। वो सामने है अथवा नहीं है, लेकिन आपसे संवाद होने लगा, आपसे उन्होंने प्रश्न पूछ लिया, अब आपको उसका आंसर देना है कि वो उनके लिए अच्छा है, वो करें या ना करें। तो प्रश्न कुंडली से, यानी प्रश्न कुंडली की लगन से, चंद्र छठवें आठवें भावों में से किसी भी भाव में बैठा हो, तो आप ये कह दो कि भाई इस शादी को आप ना करें, इसका परिणाम अच्छा नहीं है, बहुत समस्याएं उत्पन्न होंगी। यदि आपके प्रश्न लगन से चंद्र छठवें या आठवें भाव में बैठा हुआ है, तो विद्वानों ने तो बहुत गलत लिखा है, लेकिन हम उस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। हम आपसे यही कहेंगे कि आप तत्काल उनसे कह दो कि भाई ये विवाह मत करो, इसमें बहुत ज्यादा विवाह के बाद में समस्याएं उत्पन्न होंगी। और जो प्रश्नकालीन जो नवांश है, जब आप प्रश्न कुंडली बनाएंगे तो नवांश कुंडली भी बन जाएगी उसी समय। तो प्रश्नकालीन नवांश कुंडली में, यानी नवांश कुंडली में, अब ये तो मैंने जन्म कुंडली की बात बता दी चंद्र की आपको, लेकिन ये तो नवांश कुंडली में आठवें भाव में लगन से चंद्र हो, यानी नवांश कुंडली के आठवें भाव में यदि चंद्र हो, तब भी आप मना कर दीजिए। जन्म कुंडली के छठवें और वो प्रश्न कुंडली के छठवें और आठवें भाव में, और नवांश कुंडली के यदि आठवें भाव में चंद्र बैठा है, तो आप उनसे विवाह के लिए मना कर दें, उनको भले ही बुरा लग जाए। और यदि प्रश्न लगन में ही चंद्र बैठा हो,
यदि प्रश्न लगन की कुंडली में लगन में ही चंद्र बैठा है और चंद्र से सप्तम भाव में मंगल बैठा हो, इनको नोट कर लेना, याद नहीं रह पाएंगे। तो प्रश्न कुंडली की लगन में चंद्र बैठा हो और सप्तम भाव में मंगल बैठा हो, तब भी आप मना कर दें तो ज्यादा उत्तम है। 2-4 साल के बाद में बहुत बड़ी समस्याएं उस विवाह में पैदा होने लगेंगी। लगन से 5वें स्थान में चंद्र शत्रु ग्रह के साथ हो या शत्रु ग्रह से देखा जाता हो, नीच राशि में हो, और यदि आपने शादी के लिए हाँ कर दी है तो शादी के बाद में संतान की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। बहुत मुश्किल से संतान होगी या होगी नहीं। प्रश्न लगन से, ये केवल प्रश्न कुंडली की बात चल रही है इस समय। जिनके पास कुंडली नहीं है और आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया उसी प्रकार से, तो प्रश्न लगन से तीसरे, 5वें, 7वें, 10वें और 11वें भाव में किसी भी में चंद्रमा हो, इन भावों में, और गुरु की दृष्टि हो उस पर, तो आप कह दें भाई विवाह कर लो, ये विवाह शुभ है, ये विवाह हो जाएगा, ये विवाह का सूचक है कि विवाह हो जाएगा और शुभ भी रहेगा। यदि प्रश्न समय में, जिस समय आपने प्रश्न कुंडली ड्रॉ की, उस समय तुला, वृषभ या कर्क लगन हो और उसमें शुक्र और चंद्र, इनमें से कोई सा ग्रह बैठा हो या दोनों बैठे हो, तो विवाह शुभ है, विवाह करने में कोई हानि नहीं है। जिस कन्या के साथ विवाह होगा वो भाग्यशालिनी होगी, उसको सुख मिलेगा और परिवार को भी वो सुख देने वाली होगी। प्रश्न कुंडली में शुक्र और चंद्रमा शुभ राशियों में हो, जो मैंने अभी आपको लिखाई थी, और नवांश में भी शुभ राशि में हो, 6-8 में ना हो, तो विवाह शुभ है, इस विवाह के होने की अधिक आशा है। इसी प्रकार प्रश्न कुंडली पर, यानी प्रश्न कुंडली की लगन पर पुरुष ग्रहों की दृष्टि हो, पुरुष ग्रह कौन से हैं? और बृहस्पति पुरुष ग्रह है और मंगल भी पुरुष ग्रह है, लेकिन मंगल पाप में आता है, वो पापी हो जाता है। तो अगर पुरुष ग्रहों की लगन पर दृष्टि है तब भी विवाह शुभ है, यानी बृहस्पति की दृष्टि है। पुरुष ग्रह एक कोई मानिए, शुक्र तो स्त्री ग्रह है। तो इस प्रकार से आप एक पॉइंट और एक सूत्र और लिख लें इसी में प्रश्न में कि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा समराशि में बैठा हो, समराशियां 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी समी राशियां, अथवा पाप ग्रह की दृष्टि हो, अथवा 8वें भाव में बैठा हो,
तो विवाह नहीं करना चाहिए। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा समराशि में बैठा हो, पापक ग्रह के साथ हो या पापक ग्रह उसको देखता हो और 8 या फिर 8वें भाव में हो तो विवाह ना करें। अब एक हमेशा से एक परंपरा रही है जिसको कहते हैं गोद भराई। हर जगह प्रचलित है ये परंपरा, जिसको अब कहने लगे हैं नई भाषा में रिंग सेरेमनी। प्राचीन भाषा जो है वो है गोद भराई, यानी कन्या का वरण करना। जैसे वर का वर्ण करने जाते हैं, वर का तिलक टीका करने जाते हैं, ऐसे ही वर पक्ष के लोग कन्या का वर्ण करने आते हैं, जिसको हम गोद भराई के नाम से जानते हैं। तो जिस दिन दिन, तिथि, वार, नक्षत्र और योग, क्या दिन, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और चंद्रमा बली हो, शुभ हो, शुक्ल पक्ष हो, तो उस दिन गोद भराई या रिंग सेरेमनी अच्छी है। शुभ दिन में कौन से है? सोमवार है, बुधवार है, शुक्रवार है, बृहस्पतिवार है, ये सभी शुभ दिन है। थोड़ा सा प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं इससे कि जन्म से सम वर्षों में और कन्या का विवाह करना शुभ होता है। यानी 20वें वर्ष में, 22वें वर्ष में, 24वें वर्ष में, 26वें वर्ष में, 28वें वर्ष में, 30वें वर्ष में, ये सम वर्ष हो गए जन्म से। इनमें सम वर्षों में कन्या का विवाह शुभ होता है। और विषम वर्षों में, यानी 23 है, 25 है, 27 है, जन्म से 29 है, 31 है, 33 है, इनमें लड़कों का विवाह शुभ होता है। विषम वर्षों में लड़के का विवाह करना चाहिए और सम वर्षों में कन्या का विवाह करने से शुभ फल प्राप्त होता है उनके लिए। माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ, ये 4 महीने विवाह के लिए अति उत्तम शास्त्र में माने गए हैं। माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ। कार्तिक और मार्गशीर्ष ये मध्यम महीने हैं, मध्यम फल वाले, खराब नहीं है, लेकिन ये सेकंड नंबर पे आते हैं। शेष महीनों में विवाह करने के लिए शास्त्र ने मना किया है। जब गुरु और शुक्र अस्त हों तब विवाह नहीं करना चाहिए।